जय हिंद बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग जियोग्राफी के पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी के पहला चैप्टर जय प्रक्रम, जिसमें मैं आप लोग को स्वपोषी, विषमपोषी एवं प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन बतलाए थे। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप लोग देखे होंगे। आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करते हैं संसाधन एवं उपयोग। देखिए, संसाधन क्या है? उपयोग में आने वाली वे सारी वस्तुएं संसाधन है। चाहे मैं आप लोग के लिए आपके काम में आ रहा हूँ, आप मेरे लिए मेरे काम में आ रहे हैं, तो आपके लिए मैं संसाधन हूँ या मेरे लिए आप संसाधन हो। जैसे कि देखिए, मेरे लिए यह बोर्ड है और मार्कर है, यह मेरे लिए संसाधन है क्योंकि यह मेरे काम में आ रहा है। इसलिए उपयोग में आने वाली ये सारी वस्तुएं संसाधन है। देखिए, संसाधन हम लोग को पढ़ना क्या है? संसाधन एक चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है, 5 खंड में दिया है किताब बुक में। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है जल संसाधन। हम लोग बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, पहला प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा जल संसाधन है, तीसरा वन एवं वन प्राणी संसाधन है, चौथा नंबर पर है खनिज संसाधन और 5वां नंबर पर है शक्ति संसाधन, ऊर्जा संसाधन। मतलब हम लोग को इतना पढ़ना है। पहले हम लोग संसाधन एवं उनका उपयोग करते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे। देखिए, संसाधन उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं संसाधन है। उपयोग उपयोग में आने वाली वे सारी वस्तुएं संसाधन है। देखिए, एक यहां से क्वेश्चन पूछता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, या किनका कथन है? तो सब बच्चा जानता होगा क्योंकि सबसे फर्स्ट पेज पर यही लिखा हुआ है, जिमरमैन। संसाधन होते नहीं बनते या किसका कथन है? जिमरमैन। देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि तो आपको देगा कि संसाधन होते नहीं बनते या किसका कथन है, या देगा कि जिमरमैन का कथन निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन में दिया होगा संसाधन होते नहीं बनते हैं। देखिए, अब हम लोग संसाधन का वर्गीकरण करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 प्रकार में बांटा गया। पहला है आपका जय और दूसरा है अजय। देखिए, जय संसाधन की प्राप्ति जय मंडल से होती है। उसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे कि वनस्पति, पशुधन इत्यादि। देखिए, प्राप्ति जय मंडल से होती है। इसमें सजीव के लक्षण मौजूद होते हैं, सजीव के लक्षण होते हैं, जैसे कि वनस्पति। वही बात कर रहे हैं हम अजय की, अजय संसाधन। देखिए, इसका निर्माण निर्जीव वस्तुओं के समूह से होता है। अजय संसाधन का निर्माण निर्जीव वस्तुओं के समूह से होता है और इसका उदाहरण के लिए हो जाएगा आपका खनिज, धातु इत्यादि। देखिए, इसका निर्माण होता है निर्जीव वस्तुओं के समूह से, और उदाहरण के लिए हो जाएगा खनिज, धातु, अधातु, ETC। देखिए, अभी यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा जान लीजिए। ये तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार, मतलब कितने भाग में बांटा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में। तो आप लोग को लिखना होगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा जाता है, जय और अजय, और इसका डिफरेंस लिखना होगा कि जय की प्राप्ति जय मंडल से होती है, जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। उदाहरण में लिख दीजिएगा। वहीं अजय का वहीं सेम टू सेम। लेकिन 1 लाइनर क्वेश्चन में यह पूछेगा कि वनस्पति किसका उदाहरण है? जय की। जय मंडल किसका उदाहरण है? तो जय संसाधन की।
तो वही पूछेगा कि खनिज किसका उदाहरण है, तो अजय संसाधन की। धातु किसका उदाहरण है, अजय संसाधन की। या पूछेगा निम्नलिखित में से अजय संसाधन की उदाहरण कौन है, तो ऑप्शन में दिया होगा खनिज, धातु, अधातु। देखिए हम लोग पढ़ लिए लोग कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। अब पढ़ लेते हैं कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। उपयोगिता के आधार पर, देखिए उपयोगिता के आधार पर हम लोग संसाधन को 2 भाग में बांटते हैं। पहला है कि नवकरणीय और दूसरा है अनवकरणीय। देखिए लिखते हैं यहाँ पर नवकरणीय, नवकरणीय। देखिए नवकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। देखिए हमने लिखा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय को हम लोग समझते हैं। देखिए नवकरणीय संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसको हम लोग पुनः बार बार उपयोग कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, किसी एनर्जी का उपयोग करते हैं, तो फिर उसे पुनः हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ से बिजली प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर हम लोग ट्यूबलाइट जला रहे हैं, ट्यूबलाइट से ऊर्जा मिल रहा है, और फिर हम लोग यहाँ पर सोलर, जो कि सोलर पैनल होता है जो ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में बदल देता है, तो इसके माध्यम से हम लोग फिर बिजली बना सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मतलब नवकरणीय संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसे उपयोग कर सकते हैं और भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। इसमें लिखते हैं हम कि नवकरणीय संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसे हम लोग भौतिक एंड रासायनिक द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। देखिए नवकरणीय संसाधन हमने लिखा, नवकरणीय संसाधन के बारे में बतलाया। यह एक ऐसा संसाधन है जिसको उपयोग कर सकते हैं और भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हाई फेयर लवली वाला एंड घबराइएगा मत। इसके बाद मैंने इसका उदाहरण बतलाया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। उसके बाद हम लोग समझते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय। देखिए अनवीकरणीय संसाधन के बारे में बोले तो यह एक ऐसा संसाधन है जिसका निर्माण जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। अनवीकरणीय संसाधन का निर्माण जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसे तैयार होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, और इसको उपयोग कर लेंगे एक बार तो पुनः इसका रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, पुनः निर्माण कर नहीं सकते हैं। देखिए इसका उपयोग, इसका निर्माण जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। जटिल प्रक्रिया द्वारा क्या, तो निर्माण। इसका निर्माण जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है, इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बतला दें, कोयला, पेट्रोलियम, इत्यादि। देखिए मैं आप लोग को बतलाया उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। मैंने लिखा नवीकरणीय। नवीकरणीय के बारे में बतलाया कि यह एक ऐसा संसाधन है जिसे उपयोग में लाने के बाद पुनः भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इसे रिप्लेस किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मैं आप लोग को उदाहरण भी दिया, बिजली और ट्यूबलाइट पर समझाया। उसके बाद बतलाया अनवीकरणीय संसाधन।
इसका निर्माण जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है, इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसको निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसे निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम। देखिए अभी इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दे देगा आपको कि बतलाइए सौर ऊर्जा किसका उदाहरण है, तो नवीकरणीय का। पवन ऊर्जा किसका उदाहरण है, नवीकरणीय का। नवीकरणीय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा सौर ऊर्जा। नवीकरणीय का निम्नलिखित में से कौन उदाहरण है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा पवन ऊर्जा। इसी तरह अनवीकरणीय में से पूछेगा कि कोयला किसका उदाहरण है, तो नवीकरणीय संसाधन का। या पूछेगा अनवीकरणीय संसाधन का निम्नलिखित में से उदाहरण कौन है, तो कोयला होगा। इसी तरह पूछेगा कि पेट्रोलियम किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन मारिएगा अनवीकरणीय का। याद दिया रहेगा कि अनवीकरणीय का उदाहरण कौन है, तो कोयला होगा। देखिए हम लोग संसाधन को दो तरह से पढ़ लिए, दो तरह से बांट कर पढ़ लिए। पहला पढ़े उत्पत्ति के आधार पर जय अजय, और दूसरा में पढ़े कि उपयोगिता के आधार पर अनवीकरणीय और नवीकरणीय। अब 3 नंबर में पढ़ते हैं हम लोग स्वामित्व के आधार पर, कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है और उसे समझने की एकदम सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ते हैं स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर। देखिए स्वामित्व के आधार पर हम लोग संसाधन को 4 भाग में बांटेंगे। पहला हो गया आपका व्यक्तिगत, दूसरा हो गया सामुदायिक, तीसरा हो गया आपका राष्ट्रीय, और चौथा हो गया अंतरराष्ट्रीय। तो हम लोग एक एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आप लोग को फिर एक बार बताता हूँ। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटते हैं। पहला आपका व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मैं एक एक कर यहाँ पर लिख कर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हम लोग पढ़ते हैं पहला व्यक्तिगत संसाधन। देखिए इसका पहला पॉइंट है व्यक्तिगत संसाधन का मतलब क्या होता है। देखिए वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधीन में हो। कहने का अर्थ यह है कि यह जो मेरा बोर्ड देख रहे हैं, मेरा मार्कर देख रहे हैं, या मेरा माइक दिख रहे हैं, यह मेरा है, यह मेरे अधीन है, इसे यह मेरा व्यक्तिगत संसाधन है। गांव में देखे होंगे खलियान, उसमें सब कोई काम करता है लेकिन होता है एक आदमी का, तो खलियान ये ना समझिए कि सामुदायिक संसाधन है, खलियान व्यक्तिगत संसाधन है, क्योंकि खलियान जिसका है उसका वो व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे आपका मोबाइल जिससे अभी आप पढ़ रहे हैं वह व्यक्तिगत संसाधन है, क्योंकि वह आपका है और आपका उस पर अधिकार है। तो कहने का अर्थ यह है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का, जो किसी खास व्यक्ति का अधीन हो, वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। खास व्यक्ति या निजी व्यक्ति के अधीन हो वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है बाबू। देखिए इसमें आप लोग को व्यक्तिगत संसाधन में आप लोग कहा जाता है, जैसे मान लीजिए आपका खेत है, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है लेकिन इसका लगान चुकाना पड़ता है। तो व्यक्तिगत संसाधन में क्या होता है कि सरकार को लगान चुकाना पड़ता है, मतलब लगान जो बोलते हैं कर, जो हम लोग रसीद कटवाते हैं खेत का उस पर कर दिया जाता है। जैसे मैं देखिए अब लगान किसका दिया जाता है, आपका खेत का, आपका घर का भी दिया जाता है, इत्यादि का दिया जाता है। तो देखिए व्यक्तिगत संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो किसी खास व्यक्ति यानी निजी व्यक्ति के अधीन हो, वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे में मेरा बोर्ड, मेरा मार्कर, आपका मोबाइल आपका व्यक्तिगत संसाधन है, या मेरा माइक या मेरा व्यक्तिगत संसाधन है,
मेरा खेत मेरा व्यक्तिगत संसाधन है, आपका खेत आपका व्यक्तिगत संसाधन है। आप अपने खेत का लगान देते हैं, आप अपने घर का लगान देते हैं, क्योंकि आपका खेत का रसीद कटता होगा, तो रसीद कटता है तो उसका लगान चुकाया जाता है। इसे कहते हैं हम लोग व्यक्तिगत संसाधन। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बाबू सामुदायिक संसाधन। देखिए सामुदायिक, सामुदायिक सही है ना। देखिए सामुदायिक संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो किसी खास समुदाय के अंदर होता है, खास समुदाय के अंदर होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए, देखिए हिंदू में परंपरा है कि लोग मरता है तो उसे जलाया जाता है, और मुस्लिम में परंपरा है कि लोग मरता है तो उसे दफनाया जाता है। तो जलाया जाता है उस जगह को कहते हैं हम लोग शमशान, और जो दफनाया जाता है उस जगह को कहते हैं हम लोग कब्रगाह। और मैंने आप लोग को डिफिनेशन बतलाया कि सामुदायिक संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो किसी खास समुदाय के अंदर होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो क्या शमशान मुस्लिम समुदाय के अंदर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या कब्रगाह हिंदू समुदाय के अंदर हो सकता है? इसका अधिपत्य हिंदू समुदाय के लोग ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। शमशान हिंदू समुदाय के अंदर ही हो सकता है, और यह कब्रगाह मुस्लिम समुदाय के अंदर ही हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे। मैं अब यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए यह जो होता है यह खास समुदाय के अधीन होता है। जैसे में बोले तो कब्रगाह, शमशान। हम लोग जो खेलते हैं क्या बोलते हैं उसको? प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड यानी मैदान, सार्वजनिक पार्क, मंदिर, मस्जिद इत्यादि। देखिए मैंने इसमें सारा चीज़ लिखा, कब्रगाह, शमशान, मैदान, सार्वजनिक पार्क और मंदिर, मस्जिद। यह एक समुदाय के अधीन आता है। जैसे में कब्रगाह मुस्लिम समुदाय के अंदर आता है, उसमें मुस्लिम के हर व्यक्ति जा सकते, हिंदू समुदाय के लोग भी जा सकते हैं, लेकिन यह होता है कब्रगाह मुस्लिम समुदाय के अधीन, और मस्जिद भी होता है मुस्लिम समुदाय के अधीन। इसी तरह शमशान भी हिंदू समुदाय के अधीन होता है, और मंदिर हिंदू समुदाय के अंदर होता है। मैदान सार्वजनिक होता है जिसे हम लोग प्लेग्राउंड कहते हैं, जिसमें हम लोग क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, छक्का, चप्पल को काट कर चक्का खेलते हैं। सार्वजनिक पार्क इत्यादि। आप लोगों को पढ़ा है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, देखिए राष्ट्रीय संसाधन आप लोग को मैं समझाता हूँ। यानी कहने का अर्थ यह है कि देश के अंदर उपलब्ध वे सारी चीज़ें राष्ट्रीय संसाधन है। मैं एक शब्द में लिख देता हूँ इसका आंसर। देश में उपलब्ध सारी वस्तुएं राष्ट्रीय संसाधन है। देश में उपलब्ध सारी वस्तुएं राष्ट्रीय संसाधन है। और मैं आप लोग को समझाता हूं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।
देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आएगा। देखिए ये सच है कि कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं और यह सच है कि कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन यह तेज का अधिकार नहीं है कि कमज़ोर कहाँ से है। मानते हैं कि कुछ बच्चे कमज़ोर हैं तो क्या वो कमज़ोर हमेशा रहेंगे? वह पढ़ेंगे तो तेज होंगे, लेकिन जो तेज है वह अपने से कमज़ोर को लगता है हंसने की कमज़ोर है। देखिए मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में कितना भी बड़े हो जाइएगा, अपने से कमज़ोर और छोटे पर कभी नहीं हंसिएगा, क्योंकि आपके बिना किसी का काम नहीं रुकेगा। कहते हैं ना यह दुनिया है, आपके बिना किसी का काम नहीं रुकेगा। ताश के पत्ता गुम होने पर जोकर को बादशाह यहाँ बना देता है। आप तो इंसान हैं, हंसिएगा नहीं। देखिए अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं अपने, यह बात की बात है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? देखिए मैं आप लोग को एक स्टोरी दिखाता हूँ, स्टोरी नहीं इसी में पढ़ना है। देखिए हम लोग का भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा हो गया और यह एक इधर सागर है, महासागर सागर, इधर सागर है सब। देखिए यह जो है ना ये रेड वाला हम खींच रहे हैं, इसे बेस लाइन बोला जाता है। एक लाइन एज्यूम कर लिया जाता है, मतलब बराबर में, उसे बेस लाइन बोला जाता है। और यहाँ से इधर 12 नॉटिकल मील। देखिए यह नॉटिकल मील क्या है? एक नॉटिकल बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर। जैसे हम लोग दूरी को नापते हैं ना किलोमीटर में, उसलिए समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मारता है और इसे हम लोग किलोमीटर में बदलते हैं तो एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होता है। देखिए यह 20 लाइन से 12 नॉटिकल मील दूर इधर और इधर, मतलब इस तरह 12 नॉटिकल मील दूर का खींचा जाए तो जो मतलब भारत का है तो भारत का अधीन है। फिर यहाँ से 24 नॉटिकल मील, ये भी भारत का है। और फिर यहाँ से 200 नॉटिकल मील, ये भी भारत का अधीन आता है। लेकिन इस 200 नॉटिकल मील के बाद समुद्र का वह हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यानी कहने का कुल बात यह है कि बेस लाइन से समुद्र की ओर 200 नॉटिकल मील की दूरी को छोड़कर उसके बाहर की एरिया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। देखिए मैं आप लोग को फिर एक बार समझाता हूँ, इसको मटका कर, मुझे लगता है कि आप लोग समझ में नहीं आया होगा। देखिए यह हो गया भारत का बेस लाइन, यहाँ से समुद्री दूरी मापी जाती है। समुद्री दूरी को हम लोग नॉटिकल मील में मापते हैं, जिसे एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर। देखिए यहाँ से 12 नॉटिकल मील, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील दूरी यह भारत का है। फिर यहाँ से 24 नॉटिकल मील, ये भी भारत के अधीन आएगा। फिर यहाँ से 200 नॉटिकल मील दूर, 200 नॉटिकल मील दूर, ये भी भारत का अधीन आएगा। लेकिन इस 200 नॉटिकल मील दूर के बाद कि वह सारी महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील दूर के बाद का वह सारा समुद्री एरिया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इसी के साथ यह हम लोग को मतलब संसाधन का वर्गीकरण समाप्त हुआ। मैं आप लोग को एक बार रिवीजन कराता हूँ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराता हूँ। मैं आप लोग को संसाधन पढ़ाया, संसाधन के वर्गीकरण पढ़ाया, मैं आप लोग को एक बार रिवीजन कराता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो मैंने बतलाया 2, जय और अजय। जय का उदाहरण बतलाया जय मंडल एवं वनस्पति। जय मंडल और वनस्पति। वही अजय के संसाधन बतलाया धातु, अधातु, खनिज इत्यादि, यानी निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजय संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप लोग को मैं लेक्चर में बतला चुका हूँ। उसके बाद बतलाया कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 प्रकार में बांटा गया, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसे हम लोग उपयोग में कर पुनः उसे प्राकृतिक रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उसे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। और मैं आप लोग को बतलाया अनवीकरणीय संसाधन, यह एक ऐसा संसाधन है जिसका निर्माण जटिल प्रक्रिया द्वारा लाखों वर्षों में होता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, और इसको एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। उसके बाद मैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 प्रकार में बांटे। व्यक्तिगत संसाधन,
सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मैं आपको बताया कि व्यक्तिगत संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो किसी निजी व्यक्ति के अधीन होता है। जैसे आपका मोबाइल आपका है तो आपके अधीन है, मेरा बोर्ड मेरा है तो मेरे अधीन है, इत्यादि। मतलब इसी तरह का होगा इसका उदाहरण। मैं उसके बाद आप लोगों को बताया सामुदायिक संसाधन। देखिए, सामुदायिक संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो किसी खास समुदाय के अधीन होता है। जैसे सामुदायिक, जैसे में शमशान, मस्जिद, कब्रगाह, मंदिर, प्लेग्राउंड और सार्वजनिक पार्क इत्यादि। उसके बाद बताया मैं राष्ट्रीय संसाधन, देश के अंदर उपलब्ध हुए सारी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। उसके बाद मैं बताया आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को समझाया भी कि ये है, मान लीजिए भारत, और यहाँ से 12 नॉटिकल मील, फिर यहाँ से 24 नॉटिकल मील, फिर यहाँ से 200 नॉटिकल मील, और इसके बाद की सारा एरिया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को यह टॉपिक समझ में आया होगा। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन मतलब कैसे आप लोग को लिखना है, इसके लिए मैं आप लोग को संसाधन के PYQ सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी 1 लाइनर क्वेश्चन और सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला, मैं आप लोगों को अलग से 5 मिनट का वीडियो केवल आकर क्वेश्चन बतला दूंगा कि ये क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर डिस्क्राइब नहीं करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को शेयर करिए और पढ़िए।